संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। बजट सत्र में 27 बैठकें होंगी और ये 6 अप्रैल तक चलेगा। सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। तो चीन में कोरोना का कहर जारी है। वहां 1 महीने में 60,000 लोगों की इस महामारी से अब तक मौत हो चुकी है। लोगों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा, अस्पताल में बेड नहीं बचे, तो अंतिम संस्कारों के लिए लंबी लंबी कतारें लगी। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट का हाहाकार मचा हुआ है। हालात ये हैं कि यहाँ लोगों को इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। सभी बड़े अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं, जिसकी वजह से मरीजों की भर्ती नहीं हो पा रही। यहाँ कोरोना मरीजों की तादाद दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही है और मरने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। अगर मौत की आंकड़ों की बात करें तो चीन में कोरोना से 1 महीने में 60,000 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के मुताबिक 8 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच अस्पतालों में कोरोना से 59,938 लोगों की जान गई। ये वो आंकड़े हैं जो अस्पताल की तरफ से जारी किए गए हैं। अगर जिन लोगों ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया उन्हें भी जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा और भी भयावह हो जाएगा। मौत के ये आंकड़े सामने आने के बाद से चीन पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये भी है कि क्या चीन दुनिया से कोरोना का सच छिपा रहा है? बीजिंग में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ पिछले साल नवंबर महीने में प्रदर्शन शुरू हुए थे, जिसके बाद दिसंबर 2022 में शी जिनपिंग सरकार ने पाबंदियां हटा दी थी और उसी के बाद चीन में कोरोना विस्फोट शुरू हो गया और इस महामारी का दायरा बढ़ता ही चला गया और उसके बाद ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट ने हाहाकार मचा दिया। तो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में एक बार फिर चीन की आलोचना हो रही है। सवाल यह है कि क्या चीन दुनिया से सच छिपा रहा है? दरअसल चीन में कोरोना से 1 महीने में अब तक 60,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो 8 दिसंबर 2022 से और अब तक यानी कि 12 जनवरी 2023 तक 59,938 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ अस्पतालों में भर्ती 5,503 लोगों की मौत कोरोना की वजह से सिर्फ सांस लेने में तकलीफ की वजह से हुई। साथ ही 54,435 लोगों की जान कोरोना से जुड़ी हुई दूसरी बीमारियों की वजह से हुई। दरअसल आंकड़े इस बात को बता रहे हैं कि चीन की 65% आबादी कोरोना संक्रमण की चपेट में। और बड़ी खबर आपको नेपाल विमान हादसे से जुड़ी हुई बता दें, जहां पर आज एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। 4 शवों की तलाश की जा रही, क्योंकि 72 में से 68 शव बरामद हो चुके हैं। 4 शव अब तक बरामद नहीं हुए हैं। अब तक 26 शवों की पहचान की जा चुकी है और थोड़ी ही देर बाद शवों का पोस्टमार्टम होगा। जिन शवों की पहचान हो चुकी है उनको परिजनों को दे दिया जाएगा। भारत सहित विदेशी नागरिकों के शवों को काठमांडू लाया जाएगा। जिन शवों की पहचान नहीं हुई है उनको भी काठमांडू लाकर डीएनए टेस्ट किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है। 72 लोग इस विमान में सवार हुए थे। 72 के 72 लोगों की मौत हो चुकी है। 68 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, लेकिन 4 लोगों के शव अब भी बरामद नहीं हुए हैं। और ऑपरेशन एक बार फिर से ढूंढने का सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के जरिए उन 4 लोगों को ढूंढने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कल हुई मुठभेड़ के बाद सेना का पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों को पकड़ने के लिए जगह जगह सुरक्षा बल तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी इलाके में छिपे हुए हैं। बताया ये भी गया कि जब मुठभेड़ शुरू हुई तब वहां पर 3 आतंकवादी छिपे हुए थे। उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी से ठिठुर रहा है। देश के 3 पहाड़ी राज्य भारी बर्फबारी का सामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके में भयंकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बीच एवलांच की बेहद खतरनाक तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग से सामने आई। आसमान में बर्फ का बवंडर, एवलांच का डरा देने वाला वीडियो। महज 10 सेकंड में जमा हो गई बर्फ की मोटी परत।
बर्फ के सैलाब का ये वीडियो जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग का है। इस सैलाब ने एक कंपनी के वर्कशॉप को अपनी चपेट में ले लिया। वीडियो में बर्फीला तूफान बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता नजर आया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक वर्कशॉप बर्फ की चपेट में आ गया, जिसके बाद वहां काम करने वाले मजदूरों के बीच हड़कंप मच गया। वो बर्फीले तूफान से बचने के लिए इधर उधर भागते नजर आए तो कुछ लोग मोबाइल फोन में कुदरत के कहर का वीडियो रिकॉर्ड करते दिखे। कुछ देर तक तूफान वर्कशॉप से टकराया तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। वहां मौजूद लोग वर्कशॉप के अंदर छिप गए। इसी दौरान कुछ लोग दूसरी तरफ से भाग कर आते दिखे। हालांकि किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। बर्फीले तूफान की चपेट में आने से वर्कशॉप को मामूली नुकसान जरूर हुआ। बर्फीले तूफान के गुजर जाने के बाद वर्कशॉप के चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। इससे पहले गुरुवार को सोनमर्ग में ही बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। सरवल में एवलांच के बाद सर्च ऑपरेशन भी जारी है। एसडीआरएफ और सेना के जवान ये पता लगाने में जुटे हैं कि बर्फ के नीचे कहीं कोई फंसा तो नहीं है। सेना के जवानों ने इस इलाके में बन रहे मेन रोड टनल के लिए भी काम कर रहे मजदूरों को शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। शनिवार को जम्मू कश्मीर के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कश्मीर में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। एसडीएमए ने अगले 24 घंटे में अनंतनाग, बांदीपुरा, कुलगाम, राजौरी समेत 11 जिलों के ऊपरी इलाके में भारी बर्फबारी की संभावना जताई। एसडीएमए के मुताबिक कश्मीर के बांदीपुरा, बारामूला, डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन और रियासी में 2000 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने और भारी बर्फबारी की आशंका वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर में कई जिलों में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद हैं तो कई इलाकों में मकान और वाहन बर्फ में ढक गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां, राजौरी, डोडा, सोनमर्ग, पहलगाम, कुपवाड़ा और कांचीकुट में पड़ रही बर्फ मुसीबत का सबब बन गई। धरती का जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है। तकरीबन पूरी घाटी बर्फ से ढक गई है। ये तस्वीरें कुपवाड़ा की हैं, जहां सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत को हटाने के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ा। बर्फबारी के कारण पूरा इलाका सफेद नजर आ रहा है। पेड़ की टहनियों और पत्तियों पर बर्फ जम गई है। इस बर्फबारी में खो चुकी सड़क को बर्फ हटाने वाली मशीन के जरिए साफ किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी तस्वीरें कुपवाड़ा जैसी ही हैं। राजौरी के कोटरंगा, बुद्धल, थन्ना मंडी, दरहाल, मंजाकोट के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ की मोटी परत नजर आ रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी सड़क पर से बर्फ हटाते दिखे। बर्फबारी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा तो वहीं सैलानियों के चेहरे खिले नजर आए। पर्यटक बर्फ में मस्ती करते हुए दिखे। उधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बर्फबारी के बीच नई मुसीबत उस वक्त सामने आ गई जब वहां मारवा को जोड़ने वाली सड़क पर पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक से गिरता दिखा। बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी का ढेर सड़क पर आने की वजह से मारवा जाने वाला रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने की वजह से सड़क पर कई गाड़ियां फंस गईं। जिस वक्त पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा तो वहां अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ से दूर हट गए। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सीआरपीएफ के जवान बर्फीले मैदान पर वॉलीबॉल खेलते नजर आए। स्नोफॉल के बीच जवानों ने वॉलीबॉल का आनंद लिया। इस दौरान पूरा मैदान बर्फ की मोटी परत से ढका नजर आया। पहलगाम में भी सैलानी बर्फ के बीच मस्ती करते हुए दिखे तो कुछ पेड़ों से सेब तोड़ते नजर आए। जनवरी में पहाड़ों पर जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। बर्फबारी के कारण हर तरफ सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। सड़क पर, मकान पर, पेड़ पर, गाड़ियों पर बर्फ पड़ी है। श्रीनगर से लेकर सोनमर्ग तक, डोडा से लेकर शोपिया तक, पहलगाम से लेकर कुपवाड़ा तक मानो बर्फ काल चल रहा है। 6 तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। भयंकर बर्फबारी से कहीं सड़क गायब हो चुकी है तो लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान के कई शहरों में जहां पारा माइनस में पहुंच गया तो वहीं हरियाणा, पंजाब में ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। अब दिल्ली एनसीआर में शीतलहर चलने और न्यूनतम तापमान में गिरावट की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 16 जनवरी और 18 जनवरी के बीच शीतलहर चलेगी। तो वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान में 6 जिलों में शीतलहर और 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया।
भीषण बर्फबारी का दौर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जारी है। शिमला के कई इलाकों में बर्फबारी के कारण आवाजाही पर असर पड़ा। हिमाचल के प्रदेश के दरअसल 4 हाईवे समेत छोटी बड़ी 276 सड़कें बंद हैं। जनवरी में मैदानी इलाकों में जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है, तो वहीं पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम समेत हर्षिल घाटी में भीषण बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद गंगोत्री हाईवे बंद हो गया। सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत को हटाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मशीनें लगातार काम कर रही हैं। ये तस्वीरें भगवान बद्री विशाल के दरबार की हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर दिख रही है। मंदिर की छत और सीढ़ियों पर भी बर्फ की परत दिखी। दूर दूर तक घर की छतें बर्फ में ढकी नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। उधर कांगड़ा की धौलाधार पहाड़ियां बर्फ से पूरी तरह ढक गई हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में बर्फबारी से पूरा जंजैहली घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। भारी बर्फबारी से पहाड़, पेड़, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां सफेद हो गईं। ऊंचाई वाले इलाकों में 8 इंच से ज्यादा बर्फबारी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी है। उधर हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फीला तूफान देखने को मिला और देखते ही देखते आसमान सफेद घने बादलों से घिर गया, तो पहाड़ से सड़क तक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने हिमाचल के सोलंग नाला से आगे अटल टनल रोहतांग की तरफ जाने वाली गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की सूरनकोट तहसील में सुरक्षा बल ने एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। सुरक्षा बल ने 3 AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। तलाशी में आतंकियों के ठिकाने से 3 AK-47 राइफल, 3 AK मैगजीन, 28 गोलियां, एक UBGL थ्रोवर और अन्य हथियार बरामद हुए। अमेरिका के एलाबामा राज्य में उठे बवंडर ने कई जगहों पर जमकर तबाही मचाई। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक कई मकानों की बिजली चली गई, तो वहीं कई पेड़ भी सड़क पर गिर गए। आशंका जताई गई कि आने वाले दिनों में वहां फिर बवंडर उठ सकता है। एलाबामा अमेरिका में सड़क पर विशालकाय पेड़ गिर गए, लोग सहमे हुए हैं। मौत का डर अभी भी इनके चेहरे पर दिख रहा है। बर्बादी की ये तस्वीरें अमेरिका के अल्बामा से आई हैं, जहां बवंडर इतनी तेज गति से आया कि विशालकाय पेड़ तक बवंडर के सामने हार गए। इस बवंडर में 6 लोगों की जान चली गई। इतना ही नहीं, बवंडर से ऐतिहासिक सेल्मा शहर के घरों की छतें भी टूट गईं। तूफान के गुजरने के बाद राहत और बचाव कर्मियों ने तुरंत ही सड़कों को साफ करना शुरू कर दिया। जगह जगह गिरे पेड़ों को काटकर रास्ता साफ किया गया, ताकि आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें ना हो। इस बवंडर के चलते अल्बामा में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अल्बामा प्रशासन ने राज्य में आपातकाल की घोषणा कर दी है। राज्य का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया है। जॉर्जिया, मिसिसिपी और अल्बामा में बिजली व्यवस्था के ध्वस्त होने के चलते लोग बिना लाइट के रहने को मजबूर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बवंडर से 40 से 50 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मॉर्गन काउंटी के शेरिफ कार्यालय ने बयान जारी कर बताया है कि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। और बड़ी खबर बिहार के बक्सर से। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। वो जब दरअसल बक्सर से पटना की तरफ लौट रहे थे, इसी दौरान उनके काफिले की एक कार सड़क पर पलट गई, जिसमें गाड़ी में सवार 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान अश्विनी चौबे ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गाड़ी में फंसे पुलिसकर्मी को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। जर्मनी के कायनबर्ग में सरकार के खिलाफ जनता का प्रदर्शन देखने को मिला। इस प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। वहां के लोग कोयला खदान के लिए गांव को खाली कराने का विरोध कर रहे थे, जिसकी कुछ तस्वीर सामने आई, जिसमें नाराज लोग सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन के दौरान इन लोगों के हाथ में अपनी मांगों को लिखे हुए बैनर थे। इसके साथ ही इनके हाथों में झंडे भी थे, जिन पर कानून में बदलाव के विरोध में संदेश लिखे थे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इन लोगों ने सड़क पर मार्च निकाला, जिसमें नौजवानों के साथ बुजुर्ग भी शामिल हुए। इस बीच कई संगठन वहां के मैदानों में भी इकट्ठा हो गए और सरकार का विरोध करने लगे। भारी बारिश के बीच इन लोगों ने कई घंटों तक प्रदर्शन किया। दरअसल वहां के लोग जर्मनी में कोयला खदान के विस्तार का विरोध कर रहे थे, साथ ही इससे पर्यावरण को नुकसान की भी आशंका जता रहे थे। बड़ी खबर लंदन से आपको बता दें, जहां पर चर्च के पास फायरिंग हुई है। फायरिंग में 2 बच्चे समेत 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि उत्तरी लंदन में यूस्टन स्टेशन से कुछ ही दूरी पर गोलीबारी हुई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
लंदन पुलिस के मुताबिक गोलीबारी की घटना एक चर्च के पास हुई, जहां एक अंतिम संस्कार हो रहा था। शुरुआती पूछताछ से पता चला कि चलती गाड़ी से गोलियां चलाई गई। आरोपी गोलीबारी करके वहां से भाग गया। राजधानी दिल्ली में आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक होगी। इसकी शुरुआत आज शाम 4 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन से होगी और समापन अगले दिन पीएम मोदी के संबोधन से होगा। इस बैठक से पहले पीएम मोदी का एक भव्य रोड शो होगा, जो आज दोपहर 3 बजे के करीब पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक होगा। इस बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी शासित राज्यों के करीब 12 मुख्यमंत्री और करीब 36 केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे। बैठक आज शाम 4 बजे शुरू होगी, जो 17 जनवरी शाम तक चलेगी। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विचार विमर्श किया जाएगा और इसके साथ ही राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव लाए जाएंगे। दिल्ली में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। तो इस बैठक में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में करीब 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 डिप्टी सीएम शामिल होंगे। 35 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री और करीब 350 नेता शामिल होंगे। साथ ही बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर खत्म नहीं हो रहा। प्रदर्शनकारियों ने अब इजराइल की राजधानी तेल अवीव में प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध किया। तेल अवीव की सड़कों पर बड़ा हंगामा दिखा। सड़क पर सैकड़ों की तादाद में लोग प्रदर्शन करते दिखे। हाथों में बैनर और पोस्टर लिए प्रदर्शनकारी बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध करते दिखाई दिए। उन्होंने लाउडस्पीकर के जरिए नारे भी लगाए। गुस्साए लोगों ने जहां कागजों के टुकड़ों के ढेर को सड़क पर फैला दिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी इजरायल के झंडे के साथ भी नजर आए। उन्होंने वेस्ट बैंक पर बेंजामिन नेतन्याहू के कब्जे की नीति का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में बड़ी तादाद में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे, जो काफी देर तक सड़क पर खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे। इजरायल की राजधानी की सड़कों पर पहले ये प्रदर्शन शांति से हुआ, फिर थोड़ी देर में लोग थोड़ा उग्र हो गए। वहां से सामने आई कुछ तस्वीरों में लोगों के हाथ में फिलिस्तीनी झंडे नजर आए, जिसके बाद सरकार ने सेना को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी नीतियों की वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिद्धार्थनगर से हैरान करने वाला एक वीडियो आया। वहां पेट्रोल पंप पर खड़ी एक मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई, जिसके बाद वो बुरी तरह से जलने लगा। सामने आए वीडियो में सड़क पर पेट्रोल पंप पर खड़ी मोटरसाइकिल भीषण लपटों के बीच घिरी नजर आई। उससे ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी, जबकि लपटों से निकलने वाला काला धुआं चारों तरफ फैलता हुआ दिखाई दिया। पेट्रोल पंप पर खड़ी मोटरसाइकिल में अचानक से आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। मोटरसाइकिल में लगी आग को देखकर लोग भी हैरान रह गए। इस दौरान लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। आग से वहाँ अफरा तफरी मच गई। इसी बीच वहां मौजूद लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि जल्द ही उस पर काबू नहीं पाया जा सका। काफी देर तक लोग आग बुझाने के लिए बाल्टी से रेत डालते हुए नजर आए। गनीमत रही कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। पीएम मोदी आज अग्निवीरों के पहले बैच को संबोधित करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अग्निवीरों को संबोधित करेंगे। सुबह करीब 10:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अग्निवीर सभी ट्रेनिंग सेंटर से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन्हें सेना में तैनात किया जाएगा। अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अग्निवीरों की ट्रेनिंग 6 महीने तक चलेगी। उसके बाद इन्हें तैनात किया जाएगा। थल सेना में भर्ती हुए अग्निवीरों की ट्रेनिंग कई रेजिमेंटल सेंटर्स में हो रही है, जिसमें झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में 217 अग्निवीरों की ट्रेनिंग हो रही है। इसी तरीके से महाराष्ट्र के नासिक में आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर में 2600 से ज्यादा अग्निवीरों की ट्रेनिंग हो रही है। वायुसेना में शामिल हुए युवाओं को कर्नाटक के बेलगावी में स्थित एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल यानी कि ATS में ट्रेनिंग दी जा रही है।
तो वही नौसेना में भर्ती हुए अग्निवीरों की उड़ीसा के INS चिल्का ट्रेनिंग बेस में ट्रेनिंग चल रही है। अग्निवीरों की ट्रेनिंग 6 महीने तक चलेगी और उसके बाद इनकी पोस्टिंग होगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कपड़ा बाजार में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का जो वीडियो सामने आया उसमें एक बिल्डिंग के अंदर भीषण आग लग गई। शहर के शाहगंज इलाके में कपड़ा बाजार में लगी आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बिल्डिंग के दूसरी और तीसरी मंजिल पर लगी आग को देख बाजार में लोग भारी संख्या में जमा हो गए। बिल्डिंग से लगातार धुआं बाहर आते हुए दिखाई दिया। कुछ लोग आग को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करते हुए नजर आए। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग से किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं, लेकिन भारी नुकसान की आशंका जताई गई है। चुनाव आयोग आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि RVM का प्रोटोटाइप दिखाएगा। आयोग ने 8 राष्ट्रीय दल और 57 क्षेत्रीय दलों को आमंत्रित किया। आज की बैठक के बाद सभी राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग कई मुद्दों पर चर्चा करेगा और सुझाव मांगेगा। रिमोट वोटिंग मशीन से बिना अपने पोलिंग बूथ पर जाए घरेलू प्रवासी मतदाता अपने काम वाली जगह से वोटिंग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने RVM को डेवलप किया है जो कि एक साथ 72 चुनाव क्षेत्रों के लिए काम कर सकेगा। हालांकि विपक्ष के ज्यादातर दल रिमोट EVM के खिलाफ है। चुनाव आयोग के रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रस्ताव का कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने विरोध किया। रविवार को विपक्षी दलों ने RVM का विरोध करने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि आयोग का प्रस्ताव पूरी तरह से अस्पष्ट है, उनके पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से इस प्रस्ताव के खिलाफ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह इस वक्त हमारे साथ है। विपक्ष ने फैसला किया है कि रिमोट वोटिंग मशीन का विरोध किया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से बुलाई गई बैठक का ज्यादातर दल शामिल हुए विपक्ष के। आपने बैठक बुलाई थी, क्या फैसला हुआ है? जो उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन देने के लिए जो मीटिंग बुलाई है और जो उसके कारण बताए हैं वो इतने कंफ्यूजिंग हैं, इम्प्रैक्टिकल हैं, तो इसलिए सभी हमारे जो राजनीतिक दल आए थे, करीब 12-13 लोग थे, पार्टीज के थे, उन्होंने इसमें शंका जाहिर की, विशेषकर छोटे पॉलिटिकल पार्टीज ने और मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब 75 असेंबली सेगमेंट्स का एक पोलिंग बूथ बनेगा, अब उसके अंदर पोलिंग एजेंट कौन बनेगा, कितनी दूर बनेगा, तो ये इम्प्रैक्टिकल बात है। सर, बहुत स्पेसिफिक सवाल है। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी और एनसीपी ने आपको कहा है कि वो विरोध करेंगे, आपको अधिकृत किया आज की बैठक के लिए। 2 पार्टियां जो नहीं दिखी आज की बैठक में, टीएमसी और बीएसपी, उनका रुख क्या रहा है? बीएसपी का तो बहन जी ने आज स्पष्ट कर दिया, उनको ईवीएम मशीन पर ही भरोसा नहीं। टीएमसी के मामले में भी से हमारी चर्चा नहीं हो पाई है, उनका रुख जानने की कोशिश करेंगे। नेपाल प्लेन हादसे में 5 भारतीयों की मौत हुई, जिसमें यूपी के गाजीपुर के रहने वाले 4 लड़के भी इस हादसे का शिकार हो गए। हादसे के बाद मृतकों के गांव में गम का माहौल है। गाजीपुर के चारों लड़के नेपाल घूमने के लिए गए थे। पशुपतिनाथ के दर्शन के बाद वो प्लेन में सवार हुए थे। प्लेन में ही सोनू जायसवाल नाम का लड़का एक ऑनलाइन वीडियो बना रहा था। और नेपाल विमान हादसे से जुड़े एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर आज फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 4 शवों की तलाश की जा रही है। अब तक 26 शव की पहचान की जा चुकी है। थोड़ी ही देर बाद शवों का पोस्टमार्टम होगा। जिन शवों की पहचान हो चुकी है उनको परिजनों को दे दिया जाएगा। भारतीय सहित विदेशी नागरिकों के शवों को काठमांडू लाया जाएगा। जिन शवों की पहचान नहीं हुई है उनको भी काठमांडू लाकर DNA टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली की मंगोलपुरी में बीच सड़क पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार में आग लग गई और वो देखते ही देखते आग का गोला बन गई। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी जद में ले लिया। कार से कई फीट ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आसमान में धुएं का काला गुबार छा गया। कार में लगी आग का जो वीडियो सामने है वो हैरान करने वाला है। आग लगने के बाद पूरी कार काफी देर तक धुंध होकर जलती रही।
इससे पहले कि दमकल विभाग की टीम मदद के लिए पहुंचती, भड़कती आग के लपटों ने पूरी गाड़ी को जलाकर राख कर दिया। कार में मौजूद कार सवार ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। दिल्ली के मुंडका इलाके में आग लगने की घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि ऊंची ऊंची लपटें काफी दूर तक दिखाई दी। पूरी इमारत आग की लपटों से घिरी हुई नजर आई। वहां से आए वीडियो में देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। उससे निकलने वाले काले धुएं ने पूरे इलाके को ढक दिया। आसमान में धुएं का काला गुबार छा गया। कुछ देर बाद हालात ऐसे हो गए कि वहां सूरज की रोशनी तक गुम हो गई और धुएं की वजह से घना अंधेरा छा गया। यही नहीं, भीषण आग ने आसपास के इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग से वहां अफरा तफरी मच गई। इसी बीच वहां मौजूद लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि जल्द ही उस पर काबू नहीं पाया जा सकता था। आग को देखने के लिए सड़क के दूसरी तरफ भारी संख्या में लोग जमा हो गए। कुछ लोग आग का वीडियो बनाते हुए नजर आए। घटनास्थल पर आग बुझाने के लिए करीब दमकल की कई गाड़ियों को लगाया गया, तब जाकर किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। आग से भारी नुकसान की आशंका जताई गई। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद सेना का पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों को पकड़ने के लिए जगह जगह सुरक्षा बल तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी आसपास के इलाके में भी छिपे हुए हैं। बताया गया कि जब मुठभेड़ शुरू हुई तब 3 आतंकवादी छिपे हुए थे। चीन के पंजिन से हैरान करने वाला एक वीडियो आया। यहाँ एक केमिकल प्लांट में धमाके के बाद भीषण आग लग गई। आग लगने का जो वीडियो सामने आया उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी जबरदस्त होगी। बताया गया धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज करीब 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। केमिकल प्लांट में आग इतनी भीषण थी कि ऊंची ऊंची लपटें काफी दूर से दिखाई दी। आसमान में धुएं का काला गुबार छा गया। पूरे प्लांट आग की लपटों से घिरा हुआ नजर आया। वहां से आए वीडियो में देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फटा हो। उससे निकलने वाले काले धुएं ने पूरे इलाके को ढक लिया। यही नहीं, भीषण आग ने आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग से वहां अफरा तफरी मच गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की सूरनकोट तहसील में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। सुरक्षा बलों ने 3 AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। तलाशी में आतंकियों के ठिकाने से 3 AK-47 राइफल, 3 AK मैगजीन, 28 गोलियां, एक UBGL थ्रोवर और अन्य हथियार बरामद किए। संभल में बीएसपी अध्यक्ष मायावती के जन्मदिन पर केक काटा गया, लेकिन केक कटने के बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं में केक लूटने के लिए भगदड़ मच गई। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के जन्मदिन पर संभल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन कार्यक्रम के बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं में केक के लिए भगदड़ मच गई। कई कार्यकर्ता केक की लूट करते दिखाई दिए। केक लूटने के लिए कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई। इस दौरान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और कांशीराम की तस्वीर गिरते गिरते बच गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। सदर कोतवाली इलाके में एक निजी मैरिज हॉल में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बीएसपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, लेकिन कार्यक्रम में उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंच गए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों में केक लूटने की होड़ मच गई। और बड़ी खबर बिहार के बक्सर से। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सड़क हादसे में बाल बच गए। दरअसल वो जब बक्सर से पटना लौट रहे थे, इसी दौरान उनके काफिले की एक कार सड़क पर पलट गई, जिसमें गाड़ी में सवार 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान अश्विनी चौबे ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गाड़ी में फंसे पुलिसकर्मी को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। जिले के जहांगीरपुर इलाके से 12 जनवरी को जिन 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, उनके बारे में पुलिस ने बड़ा दावा किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकियों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की शह पर एक बेगुनाह आदमी की हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में इन 2 आतंकवादियों पर बड़ा पर्दाफाश हुआ। नौशाद और जगजीत नाम के इन संदिग्ध आतंकियों के मंसूबे बेहद खतरनाक थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नौशाद और जगजीत के टारगेट पर दक्षिणपंथी हिंदू नेता थे। दोनों आतंकी लगातार पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में थे। पाकिस्तानी आकाओं के कहने पर ही नौशाद और जगजीत ने एक हिंदू लड़की की हत्या की और पाकिस्तानी आकाओं का भरोसा जीतने के लिए मर्डर का वीडियो भी भेजा। जेल में नौशाद की मुलाकात कुछ टेररिस्ट से हुई थी, जिसके थ्रू ये क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स के टच में आया था। जगजीत जग्गा जो है, इसने देवेंद्र बम्बिया ग्रुप के लोगों के साथ टच में आ गया था
और उसके थ्रू ये अजडला के टच में आ गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जहांगीरपुर इलाके से दोनों आतंकियों को 12 जनवरी को गिरफ्तार किया। उसके बाद जब इनसे पूछताछ हुई तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। आने वाले महीनों में ये राइट विंग लीडर्स को आइडेंटिफाई और असैसिनेट करने के लिए कमिटेड थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इनकी गिरफ्तारी से बड़ी वारदात को नाकाम कर दिया गया।